हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आइए पाठ आरंभ करने से पूर्व लेखक परिचय से भली भांति अवगत हो लें। श्री राम शर्मा जी का जीवन काल 1896 ईस्वी से 1967 ईस्वी है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्होंने अध्यापन का कार्यभार संभाला। इसके बाद ये लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्र और साहित्य की सेवा में जुड़े रहे। पत्रिका विशाल भारत के संपादक के रूप में इन्होंने विशेष ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य की दुनिया में श्री शर्मा जी शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए। बच्चों, इनकी प्रमुख साहित्य कृतियां हैं शिकार, बोलती प्रतिभा तथा जंगल के जीव शिकार संबंधी पुस्तकें, सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42 के संस्मरण आदि हैं। इनकी भाषा सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण, प्रभावपूर्ण तथा प्रभावशाली है। भाषा की दृष्टि से इन्हें प्रेमचंद का निकटवर्ती माना जाता, मतलब नजदीकी, उन्हीं के समतुल्य। व्यावहारिकता इनकी भाषा का विशेष गुण है। इन्होंने उर्दू के प्रचलित शब्दों को अपनाया है ना, मुहावरों का भी प्रयोग किया है, जिससे भाषा में सजीवता आ जाती है। चित्रात्मकता का गुण भी इनकी भाषा में विद्यमान है। बच्चों, प्रस्तुत लेख इनकी शिकार पुस्तक से ही ली गई है। इसमें लेखक ने बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रण किया है। इस कहानी का घटनाक्रम इतनी रोचक शैली में लिखा गया है कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक परिस्थिति गंभीरता को और सामने आए खतरे का वर्णन को पाठक के कौतूहल के आदि से अंत तक बनाए रखता है। बच्चों की सहज जिज्ञासा एवं क्रीड़ा कैसे कभी कभी उन्हें कठिन एवं जोखिमपूर्ण निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा करती है, इसका बहुत ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। बच्चों, पाठ का शीर्षक है स्मृति, है ना। स्मृति का शाब्दिक अर्थ ही होता है याद। बात 1908 ईस्वी की है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का आरंभ था। इस समय अमूमन ठंड काफी पड़ती है और 2-4 दिन पहले ही वर्षा के कारण सर्दी काफी बढ़ गई थी। लेखक का बचपन गांव में ही बीता, अतः वे शाम को लगभग 3:30 बजे या 4 बजे होंगे अपने मित्रों के साथ बेर तोड़कर खा रहे थे। तभी गांव के ही एक व्यक्ति ने उन्हें पुकार कर बताया कि तुम्हारे बड़े भाई बुला रहे हैं। लेखक बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि शायद झरबेरी से यानी बेरों के झुरमुट से बेर तोड़कर खाने के लिए भाई उन्हें डांटेंगे या उनकी पिटाई करेंगे। परंतु घर पहुंचने पर पता चला कि उनके बड़े भाई उन्हें डाक खाने में चिट्ठियां डालने के लिए बुला रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने पत्रों को मक्खनपुर डाक खाने में डालने को कहा ताकि शाम में ही चिट्ठियां निकल जाएं, क्योंकि वो चिट्ठियां बड़ी ही आवश्यक थी। ठंड काफी थी, सो लेखक तथा उनके छोटे भाई अपने कानों को धोती से बांध लिए,
है ना, क्योंकि उस समय गांव की जो वेशभूषा हुआ करती थी वो धोती और कुर्ते ही पहना करते थे लोग। और दोनों भाई डंडा लेकर चल पड़े। माँ ने थोड़े चने भी भुंजवाने के लिए दे दिए। लेखक ने चिट्ठियों को टोपी में रख ली, क्योंकि जेब तो थी नहीं कुर्तों में। दोनों भाई उछलते कूदते, जो बाल सुलभ व्यवहार होता है, गांव से कुछ दूर उस कुएं के पास पहुंचे जहां एक भयंकर काला सांप पड़ा था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था, उसमें पानी भी नहीं था। बच्चे तो होते ही हैं शैतान प्रवृत्ति के। सो लेखक और उनके मित्र प्रतिदिन जब स्कूल जाते और अपने घर वापस आते, तो इस क्रम में अनायास ही यूं ही एक दिन उन्होंने देखा कि कच्चा कुआं है, खाली है, सूखा पड़ा है। झांक कर देखते, जब झांक कर उन्होंने देखा तो उसमें भयंकर ही काला सांप पड़ा था। तो उन्होंने उसमें पत्थर फेंक कर देखा आवाज कैसी होती है। जैसे ही पत्थर फेंका, सांप के फुसकार की आवाज सुनी। अब ये तो प्रतिदिन का उनका नियम बन गया कि उधर से जब भी गुजरते कुएं में पत्थर फेंकते और फुसकार की आवाज सुनते। इससे उन्हें आनंद की अनुभूति होती थी। अभी भी जब लेखक और उनके भाई मक्खनपुर डाक खाने जाने के क्रम में उस कुएं के पास से गुजर रहे थे, तो गुजरते वक्त उनके मन में सांप की फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। लेखक ने कुएं के पास पड़ा एक छोटा सा ढेला उठाया, ढेला छोटा कंकड़, और एक हाथ से टोपी उतारते ढेला फेंका। पर तभी इतने में ऐसा लगा मानो कि उन पर बिजली सी गिरी। क्यों? क्योंकि टोपी हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई क्या हुआ, कुएं में गिर गई। कुएं में चिट्ठियां गिर रही थी। लेखक ने उन्हें पकड़ने के लिए बिल्कुल झपट्टा मारा कि मैं किसी तरह उन चिट्ठियों को बचा लूं, क्योंकि एक बार वो कुएं में गिर गई तो फिर वहां से निकालना तो भाई मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन। मुश्किल क्यों, नामुमकिन। और चिट्ठियां डाक खाने में नहीं गई तो भाई तो उन्हें बहुत पिटाई करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने जान को हथेली में रखते हुए बिल्कुल उसी प्रकार झपट्टा मारा चिट्ठियों पर, जिस प्रकार से एक घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते हुए देखकर उस पर हमला करता है ना। पर वे असफल रहे। किस चीज में? उन चिट्ठियों को पकड़ने में। और इस क्रम में घबराहट में वे स्वयं भी कुएं में गिर गए होते, पर बच गए। अब दोनों भाई कुएं की पाट मतलब कुएं के किनारे में जो लकड़ी का कुंदा रखा होता है, जिसके सहारे स्त्रियां या लोग पानी भरते हैं, उसे पाट कहते हैं। कुएं के पाट पर बैठकर उनका छोटा भाई दहाड़ मारकर रोने लगा और लेखक की आंखों में भी आंसू उमड़ आए, है ना। जैसे कि पतीले में उफान आने पर कैसे होता है, पानी हल्का हल्का उछल कर गिरता है। घर में आपने देखा होगा अपनी मां को पानी उबालते हुए। उसी प्रकार कारण क्या था इस डर का, रोने का कारण क्या था? क्योंकि उस जमाने में बड़े भाई का रुतबा बिल्कुल पिता के समान हुआ करता था। आज भी है, लेकिन फिर भी आज हम बहुत घुल मिल कर बात कर लेते हैं। लेकिन उस दौर में लोग बड़ों को बिल्कुल पिता तुल्य ही, बड़े भाई को या चाचा को पिता तुल्य ही सम्मान दिया करते थे। और उस वक्त उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की याद आने लगी। जैसे वो बोलेंगी क्या जरूरत है निकालने की, रहने दो, दूसरे पत्र लिख दिए जाएंगे, जान से बढ़कर थोड़े ही ना है। और बच्चों का अर्थात लेखक का बाल सुलभ मन इतना पाक और पवित्र कि वह झूठ बोलना जानता ही नहीं था। लेखक के मन में अब तरह तरह के ख्याल आ रहे थे।
बच्चों यहाँ एक पंक्ति बड़ी ही महत्वपूर्ण है। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। परंतु इस पंक्ति की व्याख्या मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तब तक आज पढ़ाए गए अंश में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखें। बच्चों, पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? दूसरा प्रश्न है, लेखक की चिट्ठियां कुएं में कैसे गिर गई? यह भी मैंने बताया है आपको। तीसरा प्रश्न है, लेखक का छोटा भाई क्यों रोने लगा? ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे की घटनाक्रम को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में पढ़ाए गए पाठ को समझने में अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई हो और या किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।